आज ऑलमोस्ट अपना चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने जिस टॉपिक पे खत्म किया था उसका नाम था आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका मीनिंग क्या था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। ठीक है, आज है ना हम लोग उसका अपोजिट पढ़ने वाले, जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उसका अपोजिट है कॉन्सेप्ट, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन। चलो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, नीचे Eg लिखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, और इसी को है ना हम एक और नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड में है ना, ये तीसरा टॉपिक है। अभी टोटल 4 टॉपिक होते हैं पीरियोडिक ट्रेंड में, अब ये तीसरा है। तो जैसे उसका नाम है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन, लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रॉन लॉस करवा रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इस बार हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना इधर, पहले इसका डेफिनेशन बताता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन गेन का डेफिनेशन क्या होता है। साइलेंट। देखो इधर, इसका डेफिनेशन ये है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अगर तुम लास्ट वाले कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन पढ़ोगे, वहां पे लिखा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देख लो, रिक्वायर्ड लिखा था, रिक्वायर्ड का मतलब हम वहां एनर्जी दे रहे थे ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल से बाहर निकले। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, करेक्ट है? अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी। यहां पे देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, रिलीज हो रही है, बट कब रिलीज होगी? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इस बार कहां ऐड करोगे? इन दी वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अभी मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझाता हूं, ठीक है, ध्यान दो। अभी अपने पास एटम है, ठीक है, तो ये है उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा क्या होता है? हाँ, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। साइलेंट, क्वेश्चन पे, इस पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे। तो अब देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो मान लो कोई एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जिसको हम यहां पे ऐड करने वाले हैं।
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ध्यान देना अच्छे से, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ऑब्वियसली इसके तरफ क्या होगा इसका भाई, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा ना, ध्यान देना इधर। तो यहां पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आएगा। ओके, जैसे ही ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है ना, तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने लगती है। समझ में आया? यहां से ना एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब अंदर आ रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब अट्रैक्शन होता है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। वो जो रिलीज हो रही है ना एनर्जी, उसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बोला गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान देना। देखो, जैसे मान लो अपने पास एक एटम है, एक्स एटम, और हमने ना इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ये एक्स माइनस बनेगा बेटा, एनायन बनेगा। ये लास्ट टाइम क्या बन रहा था, कैटायन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। इस बार हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, एनायन बन गया। मैंने क्या बोला, जब ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू आएगा, याद रखना, वो हमेशा माइनस में वैल्यू होगा। एक्स कुड बी एनी नंबर, वही वैल्यू होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस, माइनस क्यों होगा, नहीं, गेन कहां हो रहा है, अबे माइनस कब आता है, जब एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना, तो प्लस आता है। लास्ट टाइम देखो मैंने आपको बोला था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वहां एनर्जी रिक्वायर्ड है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस का साइन, रिलीज हो रही है तो माइनस। ये माइनस का साइन हमको क्या बताता है पता है, ये बताता है कि जो पहला स्टेप यहां पे हुआ ना, ये क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो समझता है ना, हीट जहां पे रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक। तो पहला स्टेप एक्सोथर्मिक है। क्या बन गया इधर, ये क्या बन गया इधर, एनायन बन गया, दिस इज एनायन। अब सेकेंड स्टेप, ध्यान देना, सेकेंड स्टेप में हमारे बुक में ये स्टेप नहीं दिया है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अभी एनायन बन चुका है, इस एनायन में हम फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या बनेगा पता है, X2 माइनस हो जाएगा, है ना, 1 माइनस था, एक ही माइनस था, अब 2 माइनस हो जाएगा। अब सब लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस पे, यहां पे बेटा वैल्यू माइनस नहीं प्लस आता है। सेकेंड स्टेप इज नॉट एक्सोथर्मिक, सेकेंड स्टेप इज एंडोथर्मिक। और इसका आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन लेते टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हो रही है। बहुत सिंपल रीजन है, ध्यान से देखो, इन दोनों को, ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है एनायन, और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो बेटा यहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा, यहां पे होगा रिपल्शन, और रिपल्शन को ओवरकम करना है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। समझ में आ गया? क्योंकि ये ना न्यूट्रल नहीं है। ये कौन सा एटम है भाई, ये कौन सा एटम है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन जब कोई एनायन इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो रिपल्शन के लिए यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ
एनर्जी। समझा कि नहीं समझा क्या बोला मैंने? इसीलिए कभी भी याद रखना, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ना हम लोग, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। देयर इज वन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन मैं यहां पे लिखता हूं। एक्सेप्शन है बेटा नोबल गैसेस। अभी सोचना जरा इधर पे, मैंने नोबल गैसेस के बारे में क्यों बोला एक्सेप्शन, क्योंकि ना नोबल गैसेस में पहला स्टेप भी एंडोथर्मिक है। मतलब अभी जैसे मेरे पास नियॉन है, नोबल गैस है ना, अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये नियॉन माइनस हो जाएगा, तो बेटा यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन की एंथैल्पी की वैल्यू आएगी ना, वो माइनस नहीं आएगी, ये प्लस आएगी। कोई मेरे को बता सकता है क्या रीजन, थोड़ा दिमाग लगा के? नोबल गैसेस में सब जगह पे ना पहला वैल्यू नेगेटिव होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो क्या होता है उससे? बराबर है, सही बात है। आगे दिमाग लगाओ। ठीक है, और सोचो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि नोबल गैसेस में एनर्जी रिलीज क्यों नहीं हो रही है पहले स्टेप में। बाकी सब जगह एनर्जी पहले स्टेप में रिलीज ही होती है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब कोई लेता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, सेकेंड स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि एक्सेप्शन है, नोबल गैस के पहले स्टेप में ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक है। अब सुनो इसका रीजन। हाँ तो क्या शाणे बन गए वो लोग। सुनो, कॉन्सेप्ट को समझो। अब देखो, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। पहली बात तो इनको इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, क्यों लेंगे भाई, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, दे आर स्टेबल। ठीक है, अब आप अगर इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो जरा सोचने की बात है, इलेक्ट्रॉन रखेंगे कहां, जगह तो है नहीं। अरे है जगह, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है ना, जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने की। तो नोबल गैसेस में यह माना गया कि अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट शेल में ट्रांसफर करेगा। कौन से शेल में? नेक्स्ट शेल। अब सुनो ध्यान से, नियॉन कौन से पीरियड में आता है, नियॉन कौन से पीरियड में आता है? पीरियड, पीरियड, पीरियड नंबर 2। हीलियम के नीचे नियॉन है, पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाते हैं? सेकेंड शेल। तो अब मेरे को बताओ, अगर इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां भेजेगा? नेक्स्ट शेल में। क्या नेक्स्ट शेल की एनर्जी सेकेंड शेल से ज्यादा होगी? तो एनर्जी रिलीज कैसे करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में भेजना है। समझ में आया क्या? हायर एनर्जी स्टेट, इसलिए एनर्जी क्या होती है यहां पे? एब्जॉर्ब होती है। तो याद रखो, नोबल गैसेस का फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं है, इनका पहला स्टेप एंडोथर्मिक है। यहां पे ना एक नोट लिख लेना उसके नीचे, तुम्हारे को याद रहेगा। 2 पॉइंट लिखना, उसमें पहला लिखना एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट नोबल गैस। ठीक है, एंड दूसरे पॉइंट में लिखना एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडो। लिख लो इसको।
डन हो गया? ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ट्रेंड पढ़ेंगे वापस, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा। अब ध्यान दो, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो ध्यान दो। अब सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, सुनो ध्यान से। हर प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव के साथ रिलेशन है, ठीक है? अब अगर तुमने इतना अभी सीखा है, लास्ट 2-4 लेक्चर में इतना कुछ मैंने पढ़ाया है, जेड इफेक्टिव, एटॉमिक साइज वगैरह, थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताओ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और जेड इफेक्टिव का रिलेशन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्यों? कंसंट्रेट करो भाई, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन तो कोई भी न्यूट्रल एटम लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। अभी आप लॉजिकली सोचो, जेड इफेक्टिव अगर कम रहेगा तो आप बोल रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चलो जेड इफेक्टिव अगर कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा कैसे रहेगा? हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, इसका मतलब ऐसा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव से। अभी तुमको समझेगा नहीं, अभी मैं लिख के बताता हूं। देखो, ये रिलेशन है ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। हाँ, ध्यान दो इधर। सबसे पहले हम लोग वही अक्रॉस द पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है? अक्रॉस द पीरियड, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, क्या हो गया? अरे पेन तो संभालो, खाना वाना खाया करो जब। च्यवनप्राश तुमको लास्ट टाइम बोला था मैं, पेन नहीं संभाल पा रहे लोग। सुनो, अब सारे जो जो हमने अब तक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, वो रिलेट होना चाहिए। सबसे पहले मैं हमेशा क्या बोलता हूं, क्या लिखने का सबसे पहले? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक है? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। शील्डिंग क्या रहेगा? हाँ, शील्डिंग रिमेन सेम। यार एक ही प्रॉपर्टी अभी तीसरी चौथी बार मैं लिख रहा हूं ये सब। पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, शील्डिंग रिमेन सेम। अच्छा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब सोचो, अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। साइज छोटा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? अरे बढ़ेगी। अबे लेफ्ट में कौन है, मेटल है क्या नॉन मेटल है? लेफ्ट में नॉन, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में मेटल्स है। मेटल की टेंडेंसी क्या है बताओ मेरे को? टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो
आप नॉन मेटल्स की तरफ जाते हो राइट में, पी ब्लॉक में नॉन मेटल आता है। नॉन मेटल की एबिलिटी क्या होती है? तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों राइट साइड वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है? क्योंकि उनका साइज छोटा है। बड़े साइज वाले जो होंगे उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा क्या कम रहेगा? साइज अगर बड़ा है तो जेड इफेक्टिव कम रहेगा, और अगर जेड इफेक्टिव कम रहेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक रहेगा। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो वह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच सकता है। इसलिए एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो गया, लिखा सबने? और साइलेंट साइलेंट, देखो कभी भी याद रखो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यू है ये सारे वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। अब यहां पे माइनस का कोई मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू को ध्यान देना है। माइनस रिप्रेजेंट्स के एनर्जी रिलीज हो रही है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था। प्लस माइनस सिर्फ इतना ही बताता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। हमको मैग्नीट्यूड वैल्यू पे ध्यान देना है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या मालूम है? ओए ध्यान दो, आपको राइट साइड में है ना क्या मिलेगा? आपको राइट साइड में मिलेगा मोर नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज हाई मतलब हाइयर नंबर वाले नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे। इसका मतलब है कि वैल्यू अगर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, बट साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से हमको ये पता चला कि जो सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू अगर किसी में प्रेजेंट है, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यूज, वो ग्रुप नंबर 17 है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रुप नंबर 17 कौन है? हैलोजन फैमिली, करेक्ट। तो बेटा हैलोजेंस जो होते हैं इनका हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हाईएस्ट नेगेटिव। उसका रीजन ये है हैलोजेंस की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो सबसे ज्यादा है। अच्छा, मैंने नोबल गैस क्यों नहीं लिखा? मैंने पीछे कुछ लिखाया था ना, पढ़ो। इनका एक्सोथर्मिक होता है क्या? हाँ, तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगे इनके, इसलिए ग्रुप नंबर 18 नहीं लिखा है वहां पे, ग्रुप नंबर 17 लिखा है। क्योंकि हम लोग है ना ये देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन लेते वक्त। तो इलेक्ट्रॉन लेते वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है? ग्रुप नंबर 17 करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं इनके बारे में और लिखूंगा अभी, पहले ये लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं ग्रुप वाइज। हाँ, अब बताते हैं जरा ग्रुप में क्या होने वाला है। चलो ध्यान दो। तो अब टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप। हाँ चलो ध्यान दो। सबसे पहले वही पॉइंट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। लेकिन क्योंकि आप टॉप टू बॉटम आते हो तो न्यू शेल्स ऐड होते हैं, न्यू शेल गेट्स एडेड, जिससे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इंक्रीजेस, और जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। अब जैसे जैसे जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा टॉप टू बॉटम, साइज बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं? एटॉमिक साइज, हाँ, तो बेटा एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है
तो आपका वैलेंशियल न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो इधर पे एंथैल्पी है वो बढ़ेगी कैसे, वो तो कम होने लगेगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन ऐड किधर होने वाला है, वैलेंशियल में। अब वैलेंशियल न्यूक्लियस से क्या है, दूर, तो वो गेन अट्रैक्शन कहां से आएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज कब होती है, जब अट्रैक्शन होता है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना कम अट्रैक्शन होगा उतना कम एनर्जी रिलीज होगी। तो जब साइज बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीजेस। अबे तुम्हें ना ये जेड इफेक्टिव के साथ रिलेट करो, देखो मैंने क्या लिखा था ऊपर, जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने का मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम मोर नेगेटिव की जगह क्या होता जाता है, लेस नेगेटिव वैल्यू, वैल्यू घटता है, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन वैल्यू डिक्रीज होगा। क्या होगा, वैल्यू, वैल्यू डिक्रीज होएगा, ठीक है। हाँ, आप ध्यान दो, मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। ये देखो, साइलेंट। हैलोजेंस के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, मैंने यहां कुछ लिखा था, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। तो इनका अपने को ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर का मतलब मैं आपको ऑर्डर लिख के बताता हूं। पहले ऑर्डर ये है बेटा, Cl F Br, इस ऑर्डर से यह पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन लेते टाइम। देखो मैं अभी तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, डिसिप्लिन क्लास में रखो, और जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मेरे को फालतू का मस्ती नहीं चाहिए, ध्यान दो इधर। Cl अगर F से आगे है ना, इसका मतलब Cl की इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करता है वो फ्लोरीन से ज्यादा है। अब है ना, इसका आंसर भी है मेरे पास, इसका आंसर ये है कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। अब क्या होता है, देखो छोटा साइज का एटम है, तो पता ये चला कि जब इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, तो उधर पे अट्रैक्शन कम है, क्या ज्यादा है, रिपल्शन, क्योंकि साइज क्या है फ्लोरीन का, छोटा। तो फ्लोरीन है ना उतना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता जितना इजीली क्लोरीन कर पाता है। और क्लोरीन क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो पता चला क्लोरीन का क्योंकि साइज बड़ा है ना, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा ना वैलेंस शेल में, उसको कम रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है, और फ्लोरीन में क्या फेस करना पड़ रहा है, ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है, इसलिए ये ऑर्डर आता है, ठीक है। ये मैं वापस आपको पढ़ाऊंगा, ये एक्चुअली पी ब्लॉक चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक में आता है, बट अभी मैंने आपको टाइम बिंग के लिए बता दिया कि इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17, ओके। और इसके नीचे मैं और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, इनको लिख लेना। पहला पॉइंट ये है कि जो आपका ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18 कौन है, नोबल गैसेस है ना, हाँ, याद रखो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या रहेगी, हाँ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है
कि जो आपका ग्रुप नंबर 1 है, कौन है ग्रुप नंबर 1 बोलो? अल्कली मेटल्स है ना। हाँ, इनका है ना बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, ये सबसे क्या होगा? लोएस्ट रहेगा। सोचो जरा क्यों लोएस्ट है इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? देखो मेटल है ना वो लोग यार, अभी तो बोला था मेटल की टेंडेंसी क्या होती है ज्यादा? लूज करने की, बराबर, लूज करने की, गेन करने की टेंडेंसी कम होती है। तो सीधी बात है, आप किसी मेटल को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो उतना एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितना एक नॉन मेटल करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? मेटल है? नो, दे आर ऑल नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो उनकी है ना वो खासियत है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। मेटल को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो मेटल का नेचर नहीं इलेक्ट्रॉन लेना, मेटल का नेचर है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो मेटल को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो वो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा नहीं, तो इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा है? अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लोएस्ट होता है, और हाईएस्ट किसका होता है? ग्रुप नंबर 17 का हाईएस्ट होता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 बची है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो प्रॉपर्टी मैं सिखाने वाला हूं ये आपको 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अगर अभी सीख लिया तो बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से समझना ही है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जब आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी यूज होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा उसमें भी यूज होगा। तो दिस इज, इट हैज अ वेरी वाइड एप्लीकेशन, बहुत जगह यूज होता है ये, ठीक है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है अपने लिए। तो अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो, और उसका नाम है ये, देखो ये नाम है उसका, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, टर्म भूलना नहीं अब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो टर्म है ना, ये आपको हर उस जगह पे यूज होगा जब आप कहीं भी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे। और अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? 10th स्टैंडर्ड की बुक में था। यस, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, ये वर्ड यूज होना चाहिए, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम जब जुड़ते हैं तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअली शेयर करना? म्यूचुअली शेयर करने का मतलब क्या है? अब मान लो मेरे पास कोई एटम ए है, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो जिसके साथ उसको बॉन्ड बनाना है, मान लो एटम बी है कोई, वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसके बाजू वाला भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए ही है, तो ध्यान से सुनना, डेफिनेशन में वही चीज है। तो इसका जो डेफिनेशन है, सब डेफिनेशन आएगा तुमको एग्जाम में।
देखो मैंने पहले ही लाइन में लिखा है इट इज दी एबिलिटी, एबिलिटी समझता है ना, कैपेसिटी। अब ये किसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ऐसे एटम की बात चल रही है जो किसी दूसरे एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंटली बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्ड बना है उनका, बराबर है। तो अब जब दो एटम मिलके कोई एक बॉन्ड बना रहे हैं विच इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, उन दोनों में से किसी एक के पास एबिलिटी होगी, क्या एबिलिटी होगी, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज मीन बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों शेयर करेंगे तो पेयरिंग होगा ना, पेयर्ड, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दो एटम मिलके जब बॉन्ड बनाते हैं, दोनों में से किसी एक के पास ये एबिलिटी होती है कि वो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है ना, उसको अपनी तरफ खींचे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो दो एटम मिलके बॉन्ड बनाएंगे दे शुड नॉट बी सेम, सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सेम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी दोनों की बराबर की रहेगी, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये कहां लगेगा, जब दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे। कब लगेगा ये, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ध्यान से सुनो, या सुनने का काम है पहले। अब अपने पास एक एटम ए है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके साथ दूसरा एटम है बी, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। शेयर करने के बाद यू विल सी कि यहां पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, ओके, ए बी मतलब डिफरेंट एटम, ए बी मैंने इसलिए लिखा है डिफरेंट एटम है। अब जब दो डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं ना, दोनों में से किसी एक के पास ये टर्म होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो मान के चलते हैं कि आपका जो बी है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसकी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, या फिर यहां लिख दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो अब ये करेगा क्या, सुनो ध्यान से, ये सब बुक में इतना सब चीजें डिटेल में नहीं दी है। ये क्या करना स्टार्ट करेगा, बॉन्ड तो बन चुका है, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ पुल करना शुरू करेगा। तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोला था, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्लाउड, हम क्लाउड मानते हैं उसको। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना, वो उस तरफ शिफ्ट होने लगता है जिसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ जा रहा है, बी। हम लोग ऐसा एरो दिखाते हैं, बी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने इधर क्या लिखा, बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। मतलब ए के पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचे, उससे ज्यादा एबिलिटी किसके पास है, बी, उसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन। अब यार इसने जब इलेक्ट्रॉन खींचना चालू किया तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इस तरफ शिफ्ट होने लगी। इससे क्या होता है, इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे जाने लग रहे हैं तो उस जगह पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, बराबर है। तो इसके ऊपर माइनस आ गया, और बेटा इसका क्या होगा, फिर प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, कोई बताएगा, हाँ इससे दूर जा रहा है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। तो मैं केमिस्ट्री में एक ऐसा सबको सिखाता हूं हमेशा, प्लस का साइन जो होता है वो गरीबी की निशानी होती है। अब किस चीज की गरीबी, पैसे की गरीबी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की गरीबी है,
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लगता है वो प्लस का चार्ज दिखाता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अमीरी की निशानी जो है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर क्यों माइनस का चार्ज डाला मैंने, डेल्टा माइनस लिखा है वहां पे, क्यों माइनस डाला है, क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, बी की तरफ। तो बी के तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो ये माइनस आएगा, और इसके तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो चुकी है, प्लस आएगा। ये जब ऐसे प्लस माइनस का चार्ज आता है ना, ये तभी पॉसिबल है when two atoms are different, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्योंकि अगर दो सेम एटम रहेंगे ना, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की एबिलिटी इक्वल होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना उधर जाएगा, और बीच में रह जाएगा। समझ में आया लॉजिक? अच्छा, तुमने अभी तक फिजिक्स में वर्ड पढ़ा है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल कभी नहीं पढ़ा? डाइपोल, ये देखो इसको डाइपोल बोलते हैं। डाई मीन्स पोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिजिक्स में भी आता है, हम लोग भी पढ़ेंगे इसको आगे, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से बहुत डिटेल में दिया है, अभी मैं जितना इससे रिलेटेड है उतना पढ़ा रहा हूं। सो दिस शुड बी डन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, और जिसमें ऐसा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आता है ना, जिस भी बॉन्ड में, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को बोला गया ये वर्ड यूज होता है उसके लिए, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। पोलार वर्ड यूज होता है, पोलार, पोलार का मतलब क्या मालूम है? जब किसी मॉलिक्यूल में ऐसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ जाए ना, तो उसको पोलार बोलते हैं। एग्जाम्पल, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हारे को, सबसे इजीएस्ट जो तुमने स्कूल में पढ़ा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी अपन एक प्रॉपर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं, और वो मॉलिक्यूल बेटा ये है, तुम सब जानते हो इसको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो बॉन्ड इधर आपको नजर आ रहा है बीच में, ये शेयरिंग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड है ये। लेकिन इन दोनों में से एक एटम क्या है पता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मैं आपको अभी हिंट देता हूं, आप अभी आंसर बताओगे। अब आप सोचो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसी एबिलिटी कि जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके अपने तरफ। तुम खुद से लॉजिक लगाओ कि एबिलिटी हाइड्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए या Cl की ज्यादा होनी चाहिए? क्या क्यों लगाया तुमने लॉजिक? Cl क्यों? नहीं, Cl की क्यों है, मैं वो पूछ रहा हूं। और नहीं, लाइटर का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैंने तुमको इतनी सारी प्रॉपर्टी जो पढ़ाई ना, उसी में से आंसर है इसका। तुमने आंसर तो सही दिया है, क्यों होगा, वही तो पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है। हाँ, तू बोल, सही बोल रहा था, हाँ बोल। हाँ, तो राइट साइड में क्या होता है? Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। अबे राइट साइड में है Cl, ग्रुप नंबर 17, Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। व्हाट इज Z इफेक्टिव? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का। तो भाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना फिर ये, तो फिर किसके पास एबिलिटी ज्यादा है? Cl के पास। अब तुम क्या करोगे मालूम है? ऐसे एरो दिखाओगे इस तरफ दिखाओगे, तो अब इस पे क्या चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा? इसका मतलब ये भी कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? पोलर। और Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट? हाइड्रोजन एटम। समझा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहां से मुझे क्या समझा? मुझे ये समझा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
is directly proportional to what? Z effective. Z effective, लेफ्ट टू राइट, राइट साइड में आप जाओगे Z effective ज्यादा है. Z effective ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी. देखो है ना, बहुत लोग है ना ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना सेम मानते हैं. तुमको भी शायद किसी को ऐसा लगा होगा कि सर तो दोनों चीज सेम बता रहे हैं. नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, है ना. डेफिनेशन क्या था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. क्या डेफिनेशन था उसका? पढ़ो. इधर एनर्जी की बात चल रही थी. अब इधर एनर्जी की बात थोड़ी चल रही है, इधर एबिलिटी की बात चल रही है. एबिलिटी, नॉट एनर्जी. वो एनर्जी है, ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की. और वो ऑब्वियसली राइट साइड में सबसे ज्यादा होगी, पीरियोडिक टेबल के राइट में, पी ब्लॉक. और आपका Cl कहां पे आता है? राइट साइड, ग्रुप नंबर 17 आता है. ग्रुप नंबर 17 आता है. सो याद रखो, जिन जिन में ऐसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा वो सब के सब कौन से बॉन्ड होंगे? हाँ, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिनमें ऐसा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं आएगा वो भी एग्जांपल देख लो. आधा अधूरा ज्ञान देने की आदत नहीं है मेरे को. हाँ, अब ये इधर देखो, ये मॉलिक्यूल सबको मालूम है, H2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट है, शेयरिंग से बना है. लेकिन यहां कोई डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं आने वाला. उसका रीजन मैं पहले नीचे लिख देता हूं. ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाँ, तो बेटा जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ना इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होंगे ना इस तरफ, कहीं नहीं जाएंगे. तो तुमको लगता है यहां पे डेल्टा प्लस माइनस का चार्ज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. अब जिनमें चार्ज नहीं आता ना, उनको हम पोलार नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं नॉन पोलार. नॉन पोलार. और ऐसे अभी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, बताता हूं. H2 तो हो गया ना, O2, Cl2, F2, N2, दिख रहा है सब? बेटा ये सब के सब कौन से मॉलिक्यूल माने जाएंगे? नॉन पोलार. बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. समझ में आ गया? जब दोनों एटम की एबिलिटी सेम हो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वहां कभी चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा. सेपरेशन समझते हैं ना, प्लस माइनस, कभी नहीं आएगा. तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? नॉन पोलार. और उनमें जो बॉन्ड है ना, उसको भी क्या बोलेंगे? नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड. समझा क्या बोला मैंने? अरे समझा क्या यार? एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना आगे, तो फिर ये काम आएगा. तो ये सब के सब नॉन पोलार में काउंट होंगे पूरा. ठीक है, और भी लोग हैं नॉन पोलार में, वो सब आगे सिखाऊंगा ऑर्गेनिक में. हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. अभी मैं उस पर आने वाला था, क्योंकि वाटर बहुत ही फेमस है. अब ये देखो, पहले तो इसको लिख लेना, ये सब नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स हैं. नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बच्चों को यही नहीं पता होता कि वाटर को पोलार बोलते हैं. ये देखो, अभी मैंने पोलार वर्ड यूज किया है यहाँ पे. वाटर का फॉर्मूला H2O है. अब है ना, अपन स्कूल में ऐसा लिखते थे, ऐसा लिखा होगा तुमने या ऐसा लिखा होगा. ठीक है, ये सबसे काम नहीं चलने वाला. अपने को एक्चुअल स्ट्रक्चर चाहिए. मैं आपको वाटर का एक्चुअल स्ट्रक्चर बताता हूं. वाटर का मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस. इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप या बेंट शेप बोलते हैं. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे. अभी सुनो, मुझे बताओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड दिख रहा है आपको? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए? यस, ग्रुप नंबर 16 में आता है, राइट साइड में. तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस या प्लस? इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? ये वाला भी किधर जाएगा? तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा और इन पे क्या आएगा? हाँ, तो हो गया पोलर, प्लस माइनस.
समझा? वाटर को हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ लिख लो, आगे सब काम आने वाला है, कुछ भी अपन जो पढ़ रहे हैं ना टाइम पास नहीं है। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट इसलिए बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मैंने एरो जो बनाया ना, एरो हमेशा याद रखना, ये जो एरो बनाते हैं ना हम लोग, ये बॉन्ड के बीच में बनाते हैं। देखो मैंने बीच में बनाया ना यहाँ पे, हाँ ये एरो सिर्फ इतना बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो उसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वो ज्यादा है, तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव होने लगेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा और दोनों गरीबों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन है वो? हाइड्रोजन। तो अब है ना, इसी बेसिस पे मैं आपको ट्रेंड पढ़ाने वाला हूं। देखो ये याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव से। ठीक है, अब इसी पे हम लोग ट्रेंड डिस्कस करेंगे। हो गया? अरे गधो, जरा इधर ध्यान दो। डन? अभी ट्रेंड पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले अपन लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। अगेन लेफ्ट टू राइट अक्रॉस दी पीरियड। ओके, चलो ध्यान दो। अक्रॉस दी पीरियड सबसे पहले वही पॉइंट लिखेंगे जो हम बार बार लिखते आए, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। बराबर, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बट शील्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शील्डिंग रिमेन्स सेम, बट जेड इफेक्टिव बढ़ने से एटॉमिक साइज अबे डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और अगर हम ग्रुप वाइज आएंगे, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम आना है, तो पहले अगेन एटॉमिक नंबर increases, next new shell gets added, shielding effect increases, Z effective decreases, atomic size increases और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को है ना, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग करके एक साइंटिस्ट है,
लिनस पॉलिंग, उसने है ना ईयर 1922 में एक स्केल बनाया जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल। अच्छा, पीएच स्केल पता है आपको? पीएच स्केल होता है, पीएच का स्केल होता है 0 से लेके 14 तक, जिसमें आपको 7 पे न्यूट्रल मिलता है। 7 से कम रहेगा तो एसिडिक, 7 से ज्यादा रहेगा तो बेसिक, याद है ना? तो ऐसा ही है ना बेटा, इसने भी एक स्केल बना दिया और उस स्केल के हिसाब से उसने पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन को बना दिया और उसको एक वैल्यू दे दिया 4। तुम्हारे बुक में है, बताता हूं कहाँ है। ये देखो, ये टेबल सबको यहां नजर आएगा, ये वाला टेबल, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूं। ये इधर पे तुमको हर एलिमेंट के बाजू में एक वैल्यू नजर आएगा, मिल रहा है? वैल्यू दिख रहा है पेज नंबर 105 पे। टेक्स्ट बुक खाली शो पीस के लिए नहीं लाना है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना दिया उसने? 2.1, एक नंबर दे दिया, नंबर दे दिया सिर्फ। उसके बाद लिथियम है, उसका वैल्यू कितना है? 1। अच्छा, अब लेफ्ट टू राइट जाओ, पहले लेफ्ट टू राइट देखो। लिथियम के बाद है बेरिलियम, बेरिलियम का वैल्यू कितना है? 1.5 है। बोरॉन का 2 है, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का, और फिर फ्लोरीन का दिख रहा है 4 दिया उसने, हाईएस्ट वैल्यू दिया ना। किसी को ये नहीं पता कि उसने कहां से डिसाइड किया है। दिस इज जस्ट थियोरेटिकल वैल्यूज, थियोरेटिकल ऐसी, ठीक है। लेकिन जो उसने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया होगा ये वैल्यू निकालते टाइम या जो भी होगा, उसने सही अप्लाई किया है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, फ्लोरीन का साइज राइट साइड में ना, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, छोटा साइज है। छोटा साइज है तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, क्योंकि वैलेंस शेल न्यूक्लियस के नजदीक होता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इजी है। तो इसलिए अपन ने जो पढ़ा, अपन ने सही पढ़ा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो अपन ने देखा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है। इससे यह समझ में आया कि जो फ्लोरीन का वैल्यू है ना 4.0, अपन लिखेंगे इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। समझा? क्योंकि 4 से बड़ा वैल्यू और किसी का नहीं, चेक कर लो, चेक कर लो, और किसी का वैल्यू 4 है ही नहीं, 4 से कम मिलेगा तुमको। अब तुम है ना टॉप टू बॉटम आ जाओ, जरा ऊपर से नीचे देखो, ग्रुप नंबर 1 देखो जरा, लिथियम के नीचे क्या देख रहे हो? 1 के बाद क्या आया वैल्यू? कम हो गया 0.9, फिर 0.8, फिर वापस 0.8 और लास्ट में कितना आया? 0.7, 0.7 कम हुआ। अच्छा, अब ग्रुप नंबर 17 में देखो जरा, 4 था ना पहला वैल्यू, 4 के बाद वैल्यू कितना है? 3 है। 3 के बाद फिर उसके बाद क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? क्या हमने यही पढ़ा इधर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रही है, बराबर है। अब है ना वहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। एक तो ये जो मैंने लिख दिया, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बताओ, तुम खुद ही बताओ। हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैल्यू देखो 3.5। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कौन है? ऑक्सीजन। अब मैं तुमको थर्ड मोस्ट भी बताता हूं। थर्ड मोस्ट में ना टाई हो गया, उधर टाई है, क्योंकि ना 2 लोगों का वैल्यू है ना 3.0 है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। हाँ, तो है ना अब लिनस पॉलिंग के हिसाब से इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट एक्चुअल में सेम नहीं है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, और इसका रीजन बताता हूं। नाइट्रोजन का साइज क्लोरीन से छोटा है, नाइट्रोजन का साइज क्लोरीन से छोटा है।
तो अपन ने क्या पढ़ा, जिसका साइज डिक्रीज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो प्रैक्टिकली है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, बट वो स्केल में लगता है कि दोनों का सेम है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना इधर पे, ये ऑर्डर सबको याद होना चाहिए। फॉन, व्हाट इज मीन बाय फॉन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मतलब सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड, तीसरा, उसके बाद क्लोरीन का नंबर आता है, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन का नंबर आता है। वैल्यू के हिसाब से दोनों का वैल्यू सेम है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज। ठीक है, ये सब अपने बुक में नहीं है, इसलिए लिख के रखो ये सब। तो ये समझ में आ गया? ओके। और एक्चुअल में ग्रुप 17 को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप माना गया है। ग्रुप नंबर 17, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली को पीरियोडिक टेबल की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माना गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कोई मेरे को इसका भी आंसर दे दो कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है फिर पीरियोडिक टेबल के? बताया था मैंने, ग्रुप नंबर 1। सही बात है, ग्रुप नंबर 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला तो ग्रुप नंबर 1, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला ग्रुप नंबर 17। और ग्रुप नंबर 17 में भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ। और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, थर्ड, ये फॉन वर्ड भूलना नहीं, आगे बहुत आने वाला है, ठीक है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर? अबे गया क्या भेजे में? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया सबको? अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझा, अब इससे बेटर और कुछ नहीं सिखा सकता मैं, क्योंकि जितना तुम्हारे बुक में उससे ज्यादा बता दिया। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये सब MCQ में आता है। जैसे ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी आया MCQ में। फिर उसके बाद ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। और ये जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रेंड है। सारे ट्रेंड मैंने तुमको 4 ट्रेंड पढ़ाए, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 ट्रेंड जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई ट्रेंड पे इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने इन पे आएंगे। साइज में क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, जेड इफेक्टिव का नेचर क्या होता है। तो मैंने जब आपको शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया था, उसी टाइम मैंने आपको जेड इफेक्टिव के बारे में बता दिया था कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव कम होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो नए शेल्स ऐड होते हैं, तो वो जो इनर शेल्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो जेड इफेक्टिव कम रहता है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहा होता है, इसलिए वहां पे शील्डिंग कोई अच्छा होता नहीं है, इसीलिए वहां पे साइज डिक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये सब है ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी रट्टा मारने वाला नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। रट्टा मारोगे ना तुम दूसरे दिन इसको भूल जाओगे। ये समझ के पढ़ने वाला है, मतलब समझने का कैसा, जब पढ़ने बैठोगे ना तो खुद से सवाल आना चाहिए कि अच्छा अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर पे क्या होता है, पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। फिर दूसरा आना चाहिए कि शील्डिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो फिर उसका आंसर आना चाहिए अरे शील्डिंग तो कुछ नहीं चेंज हो रहा, शील्डिंग तो सेम रहता है। अच्छा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि जेड का वैल्यू बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। फॉर्मूला है ना जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला याद है, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला जेड माइनस सिग्मा। अब बेटा तुम्हारा सिग्मा तो सेम है, तो अगर जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ये सारे है ना ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए माइंड में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसका आंसर भी आना चाहिए। मैडम तेरे को आजकल 2 बार से मैं देख रहा हूं बहुत नींद आ रहा है,
अगली बार मैं चादर लेके आऊंगा, तकिया भी लेके आऊंगा, पहला बेंच खाली रहता है, नहीं सो सकती बिंदास, मेरा थोड़ी कोई लॉस होने वाला है। कि और कोई है क्या जिसको नींद वींद आता है बहुत ज्यादा? सो जाओ भाई, बिंदास सो जाओ, मेरे क्लास में अलाउड है, सो जाओ, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। हाँ सुनो, तो क्या बोल रहा था मैं, जब पढ़ने बैठेंगे ना तो रट्टा ना मारते हुए क्वेश्चंस करने के कि ये ऐसा ही क्यों हुआ। अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो उसका क्वेश्चन आना चाहिए क्यों बढ़ा, तो आंसर आना चाहिए भाई एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो जब अपन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पढ़ते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेंगे। एग्जाम में अगर भूल भी गए तो भी ना आंसर खुद से बना सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो खुद से आंसर लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो जेड इफेक्टिव हर कॉन्सेप्ट का सेंट्रल पॉइंट है। जिसको जेड इफेक्टिव समझ में आ गया ना, वो सारे कॉन्सेप्ट में उसको रिलेट करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए पहले जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। मैंने तुम्हारे को जितना हो सके उतना डिटेल में सारी चीजें सिखाई है, ठीक है। अभी इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर का, जिसका नाम है पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी। अभी वो हम लोग करने वाले हैं। यहां तक हो गया? लिखा क्या सबने? लिख के हो गया? देखो रट्टा मारने से ना इंप्रूवमेंट कभी नहीं होएगा, इसलिए समझ के पढ़ोगे तो बेसिक्स हमेशा क्लियर रहेगा। चलो अब ध्यान दो, अब तक हम जो पढ़ रहे थे ना वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सुनो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम एक टर्म सीखने वाले हैं, ये तुमने 10th में पढ़ा था। अब 10th का तुमको कितना याद है जरा मैं भी देख लूं। कुछ नहीं याद होगा। बताओ भैया। वैलेंसी, number of electrons remain on shell present in the outer shell. हाँ ये घिसा पिटा डेफिनेशन पढ़ के आए हो ना 10th में, अब ये नहीं चलेगा काम। अब मैं तुमको बताता हूँ वैलेंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब स्कूल में ठीक है, चलो 10th के लेवल के हिसाब से वो डेफिनेशन हम याद कर लेते हैं कि वैलेंसी का मतलब होता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, उसके हिसाब से वैलेंसी डिसाइड होती है। बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो वैलेंसी जो है वो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। नो, बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, आपके एटम की एबिलिटी क्या है कि वो कितना बॉन्ड बना सकता है। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? ओके। तो बेसिकली यहाँ पे वैलेंसी जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को बोलते हैं, क्योंकि सारे एटम जो हमारे पास अवेलेबल है पीरियोडिक टेबल में, किसी की एबिलिटी है कि वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, किसी की एबिलिटी है वो 4 बॉन्ड बना सकता है जैसे कार्बन, किसी की एबिलिटी है वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है जैसे ऑक्सीजन। तो बेटा ये एबिलिटी सबकी डिफरेंट है, इसलिए सबकी वैलेंसी भी डिफरेंट है, ठीक है। तो वैलेंसी का मैं आपको एकदम इजीएस्ट डेफिनेशन देता हूं कि ये बेसिकली है क्या। पहला तो ये, अगर ये समझ में ना आए, दिमाग थोड़ा अगर कम है, तो दूसरा वाला,
अब दोनों में से जो इजी लगे, मीनिंग तो एक ही है। पहला मैंने लिखा है कंबाइनिंग कैपेसिटी। व्हाट इज माय कंबाइनिंग कैपेसिटी? एक पर्टिकुलर एटम कितने अदर एटम्स के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है। 10th के बुक में इतना बताया गया था हमारे को, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इतना तो पता है कि नहीं? नहीं मालूम है ना? बहुत अच्छे, ये लिखा होगा तुमने अगर 2,4। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो हम बोलते हैं इसकी वैलेंसी 4 है, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन में दैट इज ओके। उसके बाद वो काम नहीं आता, उसके बाद काम नहीं आता। नाइट्रोजन के पास 2,5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास? वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अबे उसकी वैलेंसी 5 नहीं है, वैलेंसी 3 है उसकी। तो अब हमको 10th में बोलते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी आती है, तो फिर तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होनी चाहिए। जबकि हमारे बुक्स में क्लियरली लिखा होता है नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। पेंटा मतलब 5 वैलेंसी कभी नहीं हो सकती उसकी। मतलब नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो कितने बना सकता है? 3 ही बना सकता है, मैक्सिमम 4 बना सकता है। बताऊंगा मैं 4 कब बनाता है, 5 कभी नहीं बनाता। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 5। बोलेंगे वैलेंसी 5 है सर उसकी। गलत है, गलत है। ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन आता है ना, एटॉमिक नंबर 8। क्या लिखते हो आप? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास? हाँ, अब हम बोलेंगे क्या ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 है। गलत है, 6 नहीं है। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज ओनली 2। 6 वैलेंसी कहां से हो गई? हाँ, अभी मैं सब समझाने वाला हूं क्यों 2 है। तुमने ऑक्टेट सुना है? ऑक्टेट है ना? ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, बराबर है। हर एलिमेंट चाहता है, ध्यान दो, हर एलिमेंट चाहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। क्यों कंप्लीट करे भाई? क्यों करना है उसको ऑक्टेट कंप्लीट? स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। शुरू में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, यहां तक है ना, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतनी ही उनकी क्या होगी? वैलेंसी। कार्बन तक इट इज अलाउड, कार्बन तक सब सही है। लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 1 है। बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 2 है। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3 है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4। लेकिन इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 5 नहीं है, 3 है। क्यों मालूम है? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने कितना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 3 चाहिए, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? इसलिए उसकी वैलेंसी 2 है। इसके बाद आता है बेटा फ्लोरीन, 2,7। बताओ, हैलोजेंस की वैलेंसी 1। और उसके बाद आता है नियॉन, 2,8। इनकी वैलेंसी 0, क्योंकि नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों बनाएंगे भाई? स्टेबल हो गए। नोबल गैसेस कोई बॉन्ड नहीं बनाते। बॉन्ड बनाना है ग्रुप नंबर 1 से लेके 17 वालों को। और वो क्यों बनाना है? क्योंकि उनको स्टेबल होना है। दे वांट टू अचीव स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी अचीव करने का एक ही तरीका है, बॉन्ड बनाओ। और बॉन्ड कैसे बनेगा? किसी दूसरे एटम के साथ हमको कंबाइन होना पड़ेगा। और कंबाइन होने के लिए 3 चीजें कर सकते हैं वो लोग, या 3 में से कोई एक कर सकते हैं। पहला, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करो, दूसरा या तो गेन करो, और अगर दोनों ही ना हो तो तीसरा शेयर करो। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरों के साथ कंबाइन होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पहले लॉस करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के साथ कंबाइन होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
और जो ये दोनों ही नहीं कर पाते ना, वो शेयरिंग करते हैं, जो कि है कार्बन। कार्बन ना तो लॉस करता है ना ही गेन करता है। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए कार्बन के सारे बॉन्ड जो है ना वो कोवेलेंट है, क्योंकि वो शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, समझा। और कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है? बिकॉज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कैन फॉर्म इज 4। 4 से ज्यादा बॉन्ड वो बना सकता नहीं है, कभी नहीं बनाएगा। कार्बन 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं रखता, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो 4 से ज्यादा एटम को अटैच कर पाए, उसकी वैलेंसी 4 है। तो बेटा वैलेंसी का ना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि इट इज नॉट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं है भाई, ये है एबिलिटी और कैपेसिटी। एक पर्टिकुलर एटम कितने अदर एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। मैं आपको पूछूं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 1 है सर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, बस एक ही बॉन्ड बना सकता है वो, उस एक इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर कर लेगा, और क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सिंगल वैलेंसी उसकी। समझ में आ गया? तो वैलेंसी का मतलब समझा अभी तुमको क्या है? हाँ, अब इसके बाद वो मेरे को घिसा पिटा डेफिनेशन बोलना नहीं। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, और या फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एन एटम कैन फॉर्म, कितने बॉन्ड वो बना सकता है। यहां तक गया क्या? भेजे में क्या बोला तुम्हारे को? हाँ, अब मैं थोड़ा वैलेंसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये अपने को नहीं चाहिए, काम का नहीं है, अपने को अपना कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अभी सुनो इधर, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 1। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग? अब यहां पे ना बेटा देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी, वैलेंसी भी 1 आई, वैलेंसी 1 ही आएगी। उसके बाद कौन आता है? हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, 1s2 है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो क्या वैलेंसी 2 है क्या इसकी? कितनी है? 0। अरे उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया ना यार, डुप्लेट, नोबल गैस। ये नोबल का मतलब क्या होता है? नोबल का मतलब क्या है? नोबल का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है ये, इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट, इनर्ट का मतलब ये होता है नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, ओए गधो, तो अपने को याद रखना है नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, जरूरत नहीं है उनको, जरूरत नहीं है। आज तक हमारे को हीलियम का कोई कंपाउंड नहीं मिला है। कंपाउंड समझता है ना? कंपाउंड कब बनता है? जब 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं। हीलियम का आज तक कोई कंपाउंड नहीं मिला है हमको। इसका मतलब ये प्रूफ है उस चीज का कि हीलियम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन नहीं होता, मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 0 है, कि वैलेंसी 0 है। अब सुनो, इनको छोड़ दो, अब है ना लिथियम से स्टार्ट करेंगे, मैं लेफ्ट टू राइट जाने वाला हूँ। वैलेंसी का पैटर्न देखो भाई, वैलेंसी का पैटर्न देखो। तो लिथियम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 3 है, बराबर है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और वैलेंसी भी 1 ही आएगी। ये देखो 2s1 है ना वैलेंशियल है इसका। लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम आता है, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और वैलेंसी कितनी है? ये भी 2 ही है। बेरिलियम कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, ठीक है। बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। जरा देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये देखो 2 और 1 3, ये वैलेंशियल है। और वैलेंसी कितनी है इसकी? वैलेंसी भी 3 ही है। बोरॉन की फैमिली की पूरी वैलेंसी 3 है। उसके बाद कौन है? कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2
2s2 2p2। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 4, और इसकी वैलेंसी भी 4 है। अब यहां तक तुमने क्या देखा है? वैलेंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब इसके बाद वैलेंसी बढ़ेगी नहीं, घटेगी, क्योंकि कार्बन के बाद जब नाइट्रोजन आता है 1s2 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन वैलेंसी 5 नहीं है, वैलेंसी 3 है, वैलेंसी 3 है। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अभी मैं एग्जांपल देता हूं इसका। चलो पहले वहां तक गए ना अपन, एग्जांपल पे ध्यान दो। लिथियम, लिथियम, चलो सारे एलिमेंट को ना H के साथ कंबाइन करते हैं। क्यों H के साथ? H कितने बॉन्ड बना सकता है? हाँ, तो H के साथ ही कंबाइन करते हैं। तो लिथियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की भी कितनी है? 1। तो यहां पे कंपाउंड लिख देता हूं LiH। दोनों के बीच में कितना बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। बेरिलियम अगर H के साथ जुड़ेगा तो बेरिलियम के साथ कितने H जुड़ने चाहिए? 2। तो यहां पे बनेगा BeH2। बोरॉन के साथ अगर H कंबाइन होगा तो कितने H कंबाइन होने? 3। तो ये बनेगा BH3 बराबर। अब तुम्हारा बहुत ही फेमस कंपाउंड, कार्बन के साथ कितने H जुड़ेंगे? याद है क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मीथेन, CH4। अब वहां पे गया नाइट्रोजन, उसके साथ कितने H आएंगे? 3 H आएंगे बेटा। तो क्या बनेगा? NH3। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, चलो अब नाइट्रोजन के बाद कौन है? ऑक्सीजन है ना? हाँ, तो नीचे लिख रहा हूं मैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। सो इट इज 1s2 2s2 एंड 2p क्या? 2p4। कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। अबे 6 हो गए ना, बट वैलेंसी 6 है क्या? वैलेंसी कितनी है? 2 है। एग्जाम्पल, वाटर। ऑक्सीजन के साथ 2H जोड़ो, H2O, H2O। तुमने देखा नहीं था ऑक्सीजन के आसपास कितने बॉन्ड थे? तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। इधर नहीं देखा तुमने? डबल बॉन्ड भी मतलब क्या? 2 ही बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड मतलब वैलेंसी कितनी है? 2। नाइट्रोजन के बीच में देखा था तुमने कितने बॉन्ड बनाया था मैंने? ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया था? अरे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है गधों? तो जब 2 नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो 3 बॉन्ड बनाएंगे बीच में, तो स्टेबल कैसे होंगे अगर 3 नहीं बनाएंगे तो? की वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इधर डबल बॉन्ड था इसके लिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हाँ। ऑक्सीजन के बाद कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। 1s2 2s2 एंड 2p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो टोटल मिला के 7 है, लेकिन वैलेंसी 7 नहीं है, वैलेंसी 1 है। अब ये भी मैं तुमको बताता हूं, F के साथ तुम कितने H जोड़ोगे? एक। क्या HF होता है? जैसे HCl होता है वैसे HF भी होता है। देखो यहां पे, देखो यहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन बेटा एक ही फैमिली के, तो अगर फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो क्लोरीन की भी 1 ही होगी। वैलेंसी है ना, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, बट ग्रुप वाइज वैलेंसी रिमेन सेम। क्योंकि अगर पहले वाले एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, ऊपर के टॉप के एलिमेंट की, तो नीचे वाले सारे एलिमेंट की वैलेंसी 1। कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो उसके ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट की वैलेंसी, तो अगर फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो उसके ग्रुप में आने वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वैलेंसी 1 होगी। तुम देख सकते हो यहां पे मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया था Cl और H के बीच में। क्यों सिंगल बॉन्ड क्यों बनाया था? क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1। तो सिंगल बॉन्ड दोनों की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे यस और नो? डबल बॉन्ड नहीं बना सकते वहां पे, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है? 1 है, एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने यहाँ पे HF लिखा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया क्या कुछ? हाँ, नहीं समझा? अब इसके बाद कौन है लास्ट? नियॉन, एटॉमिक नंबर 10।
1s2 2s2 2p6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 है, लेकिन वैलेंसी 0 आएगी। तो बताओ व्हाट इज अ पैटर्न ऑफ वैलेंसी। पहले वैलेंसी बड़ी है ना, 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या हुई 3 2 1 0। तो ये पैटर्न है वैलेंसी का अक्रॉस दी पीरियड। पहले वो इंक्रीज होती है वैलेंसी, 4 तक जाती है, 4 मैक्सिमम है, उसके बाद फिर से डिक्रीज होने लगती है, 0 तक चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड चेंज होती है, डाउन द ग्रुप चेंज नहीं होती। डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। क्यों सेम? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना यार। हाँ, अब मेरे को बताओ लिथियम के नीचे सोडियम आता है, हाँ सोडियम के पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 1। सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, वैलेंसी 1। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, तो बेरिलियम की अगर 2 है तो मैग्नीशियम की भी, हाँ, तो ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती। टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन्स सेम बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, बट लेफ्ट टू राइट वैलेंसी चेंज होती है। ठीक है, ये लिखो पहले इतना। हाँ NH4 बताऊंगा ना, धीरे धीरे सब बताऊंगा अभी। नहीं, वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। हाँ, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, उस पर +4 का चार्ज आ जाएगा। +4 का चार्ज जो होता है वो हाईली अनस्टेबल चार्ज है। इतना ज्यादा चार्ज जो होता है ना, वो एटम को, आयन को अनस्टेबल बना देता है। जितना कम चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन आयोनिक बॉन्ड कभी नहीं बनाता। नहीं, वो सब कोवेलेंट ही बनाते हैं, सब शेयरिंग करते हैं। देखो एक सिंपल सा ना लॉजिक है इसके पीछे, लॉस और गेन करना है ना, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तक इजी होता है लॉस करना। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना इस, ठीक है, चलता है। 2 लूज करना भी चलता है। उसके बाद है ना, तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन लूज करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एटम का साइज छोटा होने लगता है। मैंने पढ़ाया था तुमको, कैटायन का साइज छोटा होता है। जब जैसे जैसे साइज छोटा होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। तो फिर ऐसे केस में आयोनिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचा, शेयर करेगा। तो कार्बन जो है ना, वो उसी में से, कार्बन का साइज छोटा है, तो अगर कार्बन लूज करना स्टार्ट करे तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। क्यों 4 लूज करने पड़ेंगे सोचो, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 6, 4 लूज करके वो हीलियम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अनस्टेबल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पहले तो बहुत डिफिकल्ट है, और अगर 4 लूज कर भी दिया ना, तो पता चलता है कि कार्बन पे +4 का चार्ज आता है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +4 आएगा, +4 का चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो कार्बन स्टेबल होने के बजाय क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इसीलिए कार्बन लूज नहीं करता ना गेन करता है, क्योंकि अगर कार्बन गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 लेने के बाद कितने हो जाएगा 10, नियॉन बन जाएगा। फिर अपने को लगा रहे तो नियॉन हो गया, स्टेबल हो गया। नहीं बेटा, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो उस पर -4 का चार्ज आएगा, वो भी अनस्टेबल है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपके आयन को क्या बना देता है, अनस्टेबल बनाए। कभी भी याद रखो, न्यूट्रल स्पीशीज या न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड वन। जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं ना, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम मानी जाती है। जो न्यूट्रल होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यह हमेशा याद रखो। कभी भी ये मत सोचना कि चार्ज पार्टिकल ज्यादा स्टेबल, बिल्कुल नहीं। चार्ज पार्टिकल कभी भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो हमेशा अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करता है, और चार्ज को खत्म करने का एक ही रास्ता है उसके पास। बोलो क्या क्या करेगा? कोई भी एटम, मान लो किसी पे प्लस का चार्ज है, किसी पे माइनस का चार्ज है, कोई भी आयन जिस पे चार्ज है ना, वो अनस्टेबल है।
तो अब उसको स्टेबल होना है ना, उसके पास एक ही रास्ता है, उसको रिएक्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे के साथ। अब जो अगर कैटायन है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एनायन के साथ। और एनायन किसके साथ रिएक्ट करेगा? कैटायन। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब इनका चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। तब ये लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। कभी भी याद रखो, जिस पे चार्ज होता है इट ऑलवेज ट्राइज टू रिएक्ट विद अदर आयंस बिकॉज उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। एवरी एलिमेंट, एवरी एटम ये स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, स्टेबिलिटी खत्म नहीं करना चाहता अपनी। तो जो न्यूट्रल है ना वो स्टेबल ही है, लेकिन जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस पर प्लस आ गया, तो जिसने गेन किया उस पर माइनस आ गया। अब ये दोनों जो है ये कैसे स्टेबल होंगे? तो प्लस माइनस एक दूसरे के साथ जुड़ने चाहिए, तब जाके उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर अकेले घूमते रहेंगे आयंस, हमेशा रिएक्टिव रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। आयंस आर हाईली रिएक्टिव। व्हाई दे आर रिएक्टिव? व्हाई दे आर रिएक्टिव? बिकॉज वो रिएक्टिव इसलिए है बिकॉज उनको अपना चार्ज जो है वो डिस्चार्ज करना है। मतलब क्या करना है? खत्म करना है। क्योंकि जब तक उन पे चार्ज रहेगा ना उनकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। स्टेबिलिटी अगर बढ़ानी है तो किसी के साथ कंबाइन होना। मैंने तुमको बोला ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी? बिकॉज एवरी एलिमेंट वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट को स्टेबिलिटी अचीव करना है, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हमने ये माना कि एलिमेंट कोशिश करता है कि वो नोबल गैस जैसा बने। अब नोबल गैस जैसा क्यों बने भाई? क्योंकि वो लोग स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो एवरी एलिमेंट वांट्स के उसका भी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए? हाँ, तो उसके पास तीन रास्ते हैं, या तो लूज करो इलेक्ट्रॉन, या तो गेन करो, या तो फिर शेयर करो। अगर वो लॉस कर सकता है तो वो लॉस करेगा, जैसे सोडियम, लिथियम, इनकी एबिलिटी क्या है? लॉस करने की। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तभी लोग स्टेबल हो जाते हैं, नोबल गैस। फिर ये लोग रिएक्ट करना शुरू करते हैं। दूसरे जो है जैसे ये Cl वगैरह, फ्लोरीन है, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग गेन करेंगे। कार्बन जैसे एलिमेंट जो लॉस और गेन नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। सो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर किसी को लॉस ही करना है, बिल्कुल नहीं। हर किसी को गेन करना है, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और कुछ लोग शेयर करेंगे। और ये जब वो लोग करेंगे तो ये तब तक करते रहेंगे जब तक उनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो जाता। मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बनेगा, कोई दो इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस अचीव करेगा, कोई तीन इलेक्ट्रॉन लूज करके करेगा। तो जब तक ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं करते ना तब तक ये चलता रहता है। समझ में आ गया? कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर है। और याद रखना, कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब कार्बन के सारे मॉलिक्यूल जो है वो शेयरिंग से बनते हैं इलेक्ट्रॉन के। लॉस और गेन वहां पे पॉसिबल नहीं है, याद रखना ये। ठीक है? अगर आपके कार्बन पे प्लस या माइनस का चार्ज है तो आप समझ जाओ कि कार्बन स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। न्यूट्रल स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन दी चार्ज स्पीशीज। वापस रिपीट कर रहा हूं, जितने भी चार्ज वाले आयंस है, प्लस माइनस वाले, ये सब लेस स्टेबल होते हैं, न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गया? ये समझ में आया क्या सबको? क्या पढ़ा है मैंने? ठीक है, अभी मैं आपको है ना इसमें एक लास्ट चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, हमने पढ़ा कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, लेकिन वैलेंसी उसकी 3 है। अब ये 3 वैलेंसी का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया सिर्फ। तुमको बताता हूं, ये अमोनिया है ना, अमोनिया बेटा ऐसा दिखता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हाँ, बराबर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ, उधर 3 बॉन्ड है, 6। तो उसमें से ना 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के, उसकी वैलेंसी 3 है ना, 3 दिया उसने। बाकी के 3 किसके? हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, बराबर, सही है, 6 हो गए। बट बेटा नाइट्रोजन के पास तो 5 थे, उसने 3 शेयर किया, 2 किधर गए? हाइड्रोजन के उसको भी ऐसा लिखते हैं हम लोग। अब ये तुमने पहली बार पढ़ा है तो सुनो क्या है ये जो 2 मैंने ऊपर डॉट लिखा हुआ है ना, ये 2 वो इलेक्ट्रॉन है
जो नाइट्रोजन ने शेयर नहीं किए, इनको बोलते हैं हम लोग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको अपन 11th स्टैंडर्ड में अनशेयर्ड वर्ड नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर क्यों लिखा मैंने? जोड़ी, शेयर नहीं किया ना। अगर नाइट्रोजन वो जोड़ी भी शेयर कर दे किसी के साथ तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4 बॉन्ड। अब तुम बोलोगे सर 5 बनेगा, 5 नहीं बनेगा। नाइट्रोजन जब वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो वो दोनों शेयर करेगा एक ही बॉन्ड बनाने के लिए, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी के साथ। किसके साथ करेगा? कोई गरीब होगा उसी के साथ करेगा ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करेगा? तो उस टाइम नाइट्रोजन शेयर करेगा। आगे बताऊंगा ये सब। तो नाइट्रोजन तब जाके 4 बॉन्ड बना लेगा, उससे ज्यादा वो नहीं बनाएगा। तो समझा वो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन किधर गए? अब उधर वाटर पे भी ध्यान दो। वाटर में तुमने क्या देखा? ऑक्सीजन के आसपास कितने एच है? 2 है ना। इधर ध्यान दो। अभी ये देखो भाई, वाटर ऐसा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर सोच समझ के देना। 2 बॉन्ड है उधर, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के, एक एक दे दिया उन्होंने। बाकी के 2 किसके? ऑक्सीजन। किसी वैलेंसी 2 है तो उसने 2 ही शेयर किया। बट ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, शेयर तो उसने 2 ही किया, बचे कितने? 4। बेटा वो 4 भी इधर ही है और कहीं नहीं गए। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पेयर मत बोलो, पेयर 2 ही है, जोड़ी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला मैंने, तो पेयर 2 है। तो ये 2 कौन से है? ये 2 लोन पेयर वो है जो ऑक्सीजन ने शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ऐसे लोग या ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जिनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इनको ही हम लोग अमीर लोग बोलते हैं। क्यों मालूम है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इनके पास, मतलब जितनी इनकी कैपेसिटी है ना बॉन्ड बनाने की, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इनके पास। तो ये किसकी मदद करेंगे? उन गरीबों की मदद करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अबे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना इलेक्ट्रॉन के घूम रहा है क्या कोई भी? सबके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब है ना ऑर्गेनिक में सिखाऊंगा। ये ऑक्सीजन के पास जो है ना, ये 2 लोन पेयर, ये काम तब आते हैं जब इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा एटम आता है बॉन्ड बनाने के लिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी। तो ये अपना लोन पेयर उसके साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका फर्ज बनता है कि वो गरीबों में बांटे। लॉजिक है भाई, सही बात है। हाँ, बांटता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। बहुत लोग तो करते हैं ना, गरीबों को खाना खिला दिया, कपड़ा बांट दिया। करना चाहिए, ड्यूटी है भाई, उनकी ड्यूटी है। बिकॉज उनके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जरूरत से ज्यादा पैसा होने का मतलब यही होता है कि भाई समाज में दान करो। अभी क्या मेरे को डेली का मेरा 1 करोड़ का खर्चा है क्या? एग्जाम्पल, मैं नहीं कमा रहा 1 करोड़, बता रहा हूं मैं। मान लो कोई 1 करोड़ कमा रहा है दिन का, कितना भी खर्चा कर ले तो 1 करोड़ खर्चा करेगा दिन में। कितनी जरूरत है? खा खा के क्या खाएगा? दाल चावल ही खाएगा, अच्छा वाला दाल चावल। 200 रुपए वाला बासमती खा लिया, 300 वाली दाल खा लिया, तब भी 1 करोड़ नहीं खर्चा हो। तो इसका मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें तो बांटो, शेयर करो। एग्जैक्टली इधर भी वही है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट में कौन है मालूम है? फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे जरा देखते हैं। ये देखो इधर H और F में ना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब मुझे बताओ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। उसके पास है कितने? शेयर कितने किया? 1। तो बचे कितने? तो बेटा वो 6 यहां पे। समझा? ये लोन पेयर है ना, ये लोग कैसे बांटेंगे और क्यों बांटेंगे वो सब आगे की बात है, बट ये चीज को अब याद रखना है। इसके बाद कार्बन तक आपको कोई लोन पेयर नहीं मिलेगा। कार्बन तक किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं है, उनके पास जरूरत के जितना ही सामान है। आगे वाले लोग के पास जरूरत से ज्यादा सामान है, तो उनको देना है।
तो वो लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ओके, तो इतना लिख लो, बाकी का हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हो गया चैप्टर, थोड़ा ही बाकी है, तो एक घंटे में हो जाएगा, फिर उसका नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और तुम्हारा है ना टेस्ट है पीरियोडिक टेबल का, अच्छे से प्रॉपर्टीज पढ़ लो, वो एमसीक्यू का टेस्ट है, ठीक है। और कुछ बाहर से नहीं आने वाला, जो मैंने पढ़ाया उसी में से एमसीक्यू आएगा। हाँ, मैंने कल विकी सर ने मैसेज डाला है, आई थिंक एटॉमिक साइज तक। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल टिल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मैंने तो बहुत आगे तक पढ़ा दिया, बट मैंने एटॉमिक साइज तक ही रखा है। 10 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, ओनली 10 क्वेश्चंस। अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जिसको कॉन्सेप्ट आएगा उसको क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। क्या डेट है आज? 23 है ना? अरे वो बंद किया, बंद करो।